हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 25 एमसीक्यू डाला था। उसको आप लोगों ने बहुत लाइक किया, उसके लिए धन्यवाद। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आपके कोई से भी एग्जाम आने वाले हैं, जैसे एसएससी या रेलवे, कोई सा भी एग्जाम जिसमें पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। सो मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अभी जैसे मैंने ज्योग्राफी का मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, अभी मैं लद्दाख गया था और वहाँ के बच्चों को पढ़ा के आया था। जस्ट उनका भी संडे को एग्ज़ाम हुआ, था। और मैंने एक वीडियो डाला था ना ज्योग्राफी का, उसमें 19 नंबर क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन डाला था जो डायरेक्ट इनके एग्जाम में पूछ लिया गया था ना। 12 लाचला पास जो है मनाली को लेह से कनेक्ट करता है, वही क्वेश्चन देखो डायरेक्ट इनका आया हुआ है। 12 लाचला पास इज अ पार्ट ऑफ विच हाईवे, तो इसका आंसर है मनाली टू लेह। यही मैंने 19 नंबर में डाला था। तो कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर बहुत अच्छा। मैंने बोला चलो ठीक है, थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा, विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी या समानता का अधिकार जो है हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि समानता का अधिकार जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। वो कैसा हमारा फंडामेंटल राइट है। समानता का अधिकार हमारा कैसा है, ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक, और हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट जो है ये पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है। पार्ट थर्ड में टोटल जो आर्टिकल अगर आप देखोगे तो 12 से लेके 35 तक दिए गए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, समानता का अधिकार जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट के बारे में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिया गया है। अब इसमें पूछा जा रहा है समानता का अधिकार, तो इसका जो राइट आंसर है ये है आर्टिकल 14 जो है, ये जो है समानता का अधिकार के बारे में हमें बताता है। ठीक है, चलो एक एक करके हम सभी आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं कि जो हमारे सारे आर्टिकल हैं वो क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर तो आपने देख लिया, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 14। अब देखो आर्टिकल 12 में जो है, आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो स्टार्ट रखेंगे डिफाइन स्टेट। देखिए मैं जो एमसीक्यू बनाता हूँ तो एमसीक्यू में एक तो हमारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे होता है, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें पूछी जाए तो बिल्कुल आप आसानी से उसको कर सकें। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, स्टेट को डिफाइन किया गया। देखिए अब स्टेट में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, पीएसयू है, उनके बारे में। आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के नज़र में जो है सब लोग सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी को डिफाइन करता है। एवोल्यूशन ऑफ जो है अनटचेबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल 17 में है। और आर्टिकल 19 जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया समानता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 14 है ना। इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ बोला गया है, मतलब जो कानून के हिसाब से सभी लोग क्या हैं, बराबर है। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी का अंत है। ठीक है, और आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपसे एग्जाम में किसी भी आर्टिकल के बारे में या तो आर्टिकल पूछ लेगा या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताएं एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आप उस चीज़ को याद रखोगे। ठीक है, चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री। मतलब बात हो रही है डीपीएसपी की, किसकी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर ये क्या हो जाएगा आपका, ये है आयरलैंड। अब देखें जो डीपीएसपी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। कितने में है, पार्ट 4। पार्ट 4 में अगर देखोगे तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपको किसके बारे में मिल जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, किस देश से लिया गया है,
आयरलैंड से लिया गया। अब देखिए इसमें भी बेसिकली आप देखोगे इसको भी 3 भागों में बांटा गया है ना, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट डीपीएसपी, ठीक है। एक हमारा आता है गांधी जी वाला, है ना, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, चलो, हमारा गांधीवादी। और एक जो आता है हमारा लिबरल या उदारवादी, लिबरल या उदारवादी, उदारवादी या इसको बोल सकते हो आप लिबरल। सो आपसे पूछा गया डीपीएसपी किस देश से ले गया, आप याद रखेंगे आयरलैंड से। या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। डीपीएसपी जो है बेसिकली वो 3 टाइप के हैं, सोशलिस्ट जो है हमारे, गांधीवादी, और आप देखोगे उत्तरवादी, है ना। अब जो डीपीएसपी है ये एक तरीके से समझ लो कि ये मानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। ये हमारा क्या है, संवैधानिक कर्तव्य है कि इसको मानना है ना। इस पे कानूनी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है अगर आप डीपीएसपी को नहीं मानोगे। तो देखो जैसे सोशलिस्ट में है तो इसमें सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, सामाजिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे सबको समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो सोशलिस्ट में क्या है कि सबको समान वेतन मिलना चाहिए, सबको समान वेतन की बात की गई है। जस्ट सबको समान वेतन, ठीक है, सबको समान वेतन मिले, इसके बारे में बात करी गई है। उसके बाद आप देखो गांधीवादी जी जो थे, तो गांधी जी का क्या कहना था, गांधी जी का कहना था कि पंचायतों का संगठन हो, खादी को बढ़ावा मिले, मवेशियों को बढ़ावा मिले। और जो हमारे लिबरल थे या उदारवादी थे, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो सोशलिस्ट है मतलब सबको समान वेतन मिले, सबको क्या मिले, समान वेतन। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। मतलब ये बोला गया है कि ये हमारे संवैधानिक कर्तव्य हैं कि आपको मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल एबॉलिश अनटचेबिलिटी। अच्छा इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। अनटचेबिलिटी देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, आर्टिकल 17। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखोगे। आर्टिकल 17 में किसके बारे में बोला गया है, अनटचेबिलिटी। अच्छा यहाँ पे एक आया है आर्टिकल 14, तो मैंने आपको बता दिया था कि सभी इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता का अधिकार। आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 जो है ये सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, है ना, याद रखोगे कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। सार्वजनिक रोजगार में जो है सबको क्या मिलना चाहिए, समान अवसर, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक। आर्टिकल 19 तो अभी आपको बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये आपका कौन सा है, ये आपका आर्टिकल 17 में है, बिल्कुल ध्यान से आप इसको याद रखेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन। बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछे जा चुके हैं कि मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो याद रखोगे मनी बिल सिर्फ और सिर्फ, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब मनी बिल होता क्या है, जिसमें मनी रिलेटेड चीज़ें होती है ना, ये आर्टिकल 110 में बताया गया है। आर्टिकल 110 में किसके बारे में बताया गया है, मनी बिल के बारे में आपका बताया गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में, ठीक है। राज्यसभा में ये प्रस्तुत किया जाएगा, वहाँ से तो ऐसे ही ये पास हो जाएगा। और अगर मनी बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट भी इसके लिए बाध्य हैं कि उनको साइन करना ही करना पड़ेगा। मनी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो कोई भी बिल आएगा तो पहले दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, फिर किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट का जब साइन होगा तो क्या बन जाएगा, बिल बन जाएगा। मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रस्तुत होगा, आपका लोकसभा में प्रस्तुत होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा से तो ऑलरेडी ये पास ही है। उसके बाद जब अगर प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट भी इसके लिए बाध्य होते हैं कि उनको साइन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मनी बिल के बारे में कितने आर्टिकल में बताया गया है, 110 नंबर आर्टिकल में बताया गया है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसको संविधान का क्या बोला जाता है, संरक्षक बोला जाता है। क्यों, क्योंकि अभी जो मैं आपको बता रहा था कि कोई कानून आया है ना, मान लेते हैं लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया और प्रेसिडेंट से भी साइन हो गया, वो क्या बन गया,
वो लॉ बन गया, ठीक है। वो क्या बन गया, जो बिल था वो क्या बन गया, लॉ। लेकिन ये जो बिल है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है, तो इस बिल को कौन रिजेक्ट कर सकता है, असंवैधानिक कौन करार देगा, आपका सुप्रीम कोर्ट करार देगा। उसके बाद अभी मैं आपको फंडामेंटल राइट बता रहा था, तो आपके पास ये अधिकार है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का शोषण हो रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को इसलिए बोला जाता है कि ये हमारे संविधान का क्या है, संरक्षक है ना। मतलब यहाँ से अगर पास हो भी गया तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको लॉ को असंवैधानिक दे सकता है। फंडामेंटल राइट के लिए जो डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में, इसलिए बोला जाता है इसको गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच शेड्यूल कंटेन लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए। कौन सा शेड्यूल जो है ये किसके बारे में बात करता है, लैंग्वेज के बारे में। तो आप याद रखोगे 8 नंबर का जो शेड्यूल है, 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं जो हमारी अनुसूची है, ये किसके बारे में बात करती है, ये लैंग्वेज के बारे में बात करती है। अभी कितने लैंग्वेज को मान्यता मिली हुई है, 22, 22 भाषाएं जो है अभी इसको संवैधानिक मान्यता मिली हुई है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मतलब कब की बात हो रही है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितने भाषाएं को मान्यता मिली थी, 14 लैंग्वेज को, ठीक है। कितनी लैंग्वेज को, 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। अब कितनी भाषाओं को मिली हुई है, अब मिली हुई है 22 भाषाओं को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते होते अब हो गई है कितनी, 22, जैसे 14 को मिली थी, इसके बाद देखो 1950 में, अब इसके बाद जस्ट जो जुड़ा था वो आपकी सिंधी लैंग्वेज जुड़ी थी। कौन सी, सिंधी लैंग्वेज जो है इसके जस्ट बाद जुड़ी थी 1967 में, है ना। 1967 में आपको सिंधी भाषा को क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। और उसके बाद देखोगे तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, संथाली, मैथिली, है ना। तो अभी बस आप याद रखोगे कि कितनी 8 शेड्यूल में भाषाओं के बारे में है। अभी कितनी भाषाएं हैं, 22। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी भाषाएं थी, 14, है ना। और आगे चलते चलते आप देखोगे अभी कितनी बच गई हैं, 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज वॉज स्टैब्लिश्ड बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो पंचायती राज को जोड़ा गया है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। ये हुआ कब था, ये हुआ था 1992 में, ठीक है। 1992 में जो हुआ है 73वां संविधान संशोधन हुआ था और इसको जोड़ा गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है, तो ये है 9वें भाग में। किस भाग में है ये है आपका 9वें भाग में। और आर्टिकल 243 से लेकर, है ना, 243O तक, ठीक है। ये जो है ये भाग 9 में है। कितने भाग में है, भाग 9 में। और संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक जो है किसके बारे में बताया गया है, तो याद रखेंगे पंचायती राज के बारे में बताया गया है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में है। किस कौन सी अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है। ये भी आप याद रखेंगे। एक चीज और आप इसमें जान लें, इसमें अगर हम देखेंगे एक दो चीजें और मैं आपको इसमें डिटेल से बता देता हूं। देखिए, मैंने भी आपको बताया कि हमारा जो पंचायती राज है ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से क्या हुआ, ऐड हुआ। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये भाग 9 में है, भाग कितने में है, 9 में है, ठीक है। अब देखें ये जो लागू हुआ, ये कब से हुआ, ये हुआ 24 अप्रैल 1993 से। देखो डिफरेंस यहीं पे समझना है ना। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा आया, भाग 9 में है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस कारण से हर साल 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज डे, ठीक है। हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस, ठीक है। क्योंकि ये लागू कब से हुआ, ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। देखिए ये बेसिकली 3 लेवल के होते हैं, 3 टीयर सिस्टम है इसमें, ये 3 टीयर सिस्टम है, ठीक है। 3 टीयर सिस्टम है ये। तो 3 ईयर सिस्टम में पहले तो होता है ग्राम लेवल पे, कौन से लेवल पे, ग्राम लेवल पे, ठीक है। उसके बाद होगा आपका ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद है आपके ब्लॉक लेवल पे, और तीसरा आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
तो जो ग्राम लेवल पे है इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ग्राम पंचायत। जो आपका ब्लॉक लेवल पे है इसको बोलते हैं पंचायत समिति, पंचायत समिति, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको बोलते हैं जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक। तो इतनी चीजें इसमें याद रखोगे। देखो अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि पंचायती राज किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से आया, भाग 9 में है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक इसमें है, और 11वीं अनुसूची में ये लिखा हुआ है। ये आया था कब, 1992 में। लागू कब से हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ये 3 टायर सिस्टम है, एक पहला जो ग्राम लेवल पे है ना, ग्राम स्तर पे, दूसरा ब्लॉक स्तर पे, तीसरा जिला स्तर पे। जो ग्राम स्तर पे उसको ग्राम पंचायत, जो ब्लॉक स्तर पे उसको पंचायत समिति, और जो जिला स्तर पे उसको जिला परिषद बोला जाता है, ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई विच अमेंडमेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखोगे 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उससे जीएसटी को लागू किया गया था। अच्छा, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कब, यह हुआ आपका 2017 में। ये कब हुआ आपका, ये हुआ था 2017 में। और कब से लागू हुआ, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। इसीलिए एवरी ईयर 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, जीएसटी डे मनाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि 1 जुलाई 2017 से ही ये लागू हुआ, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू हुआ था, इस कारण से 1 जुलाई को क्या मनाते हैं हम, जीएसटी डे मनाते हैं, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, कितने जो है राज्यसभा में जो मेंबर हैं जिसको कौन नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति। तो कितने मेंबर हैं, टोटल 12 होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर होते हैं जो इलेक्टेड नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, कैसे, निर्वाचित होते हैं या नामित होते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड होते हैं कितने, 12। अब देखो ये जो 12 आते हैं ये अलग अलग फील्ड से आते हैं। ये आपके लिटरेचर से हो सकते हैं, ठीक है। किस फील्ड से होंगे, लिटरेचर से हो जाएंगे, आपके साइंस से, लिटरेचर, साइंस। अब देखोगे आर्ट, सोशल वर्क, इन सारे फील्ड से आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी रिसेंट में अगर आप देखोगे तो 1-2 नाम मैं आपको बता देता हूं, है ना, जो इन सब फील्ड से हैं और अभी क्या है, राज्यसभा के मेंबर है, आप लोग जानते होंगे। जैसे आपने एक नाम सुना है, सुधा मूर्ति जी का नाम सुना है आपने, ये भी क्या है, अभी राज्यसभा के मेंबर है ना। उसके बाद आपने पीटी ऊषा का नाम सुना होगा, पीटी ऊषा कौन है, एक रेसर है ना, एथलीट है। तो पीटी ऊषा को भी रखा गया है। सुधा मूर्ति कौन है, ये आईटी फर्म से आती है, इन्फोसिस जो है ना, वो इन्हीं का है। तो आप याद रख सकते हो, इन दोनों को भी रखा गया। इनको रखा क्यों जाता है, ताकि देखिए ये जिस फील्ड में होते हैं, मैंने क्या बताया, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल वर्क, तो इन फील्ड में जो काफ़ी चर्चित नाम होते हैं उनको रखा जाता है, ताकि उस फील्ड में डेवलपमेंट की बात है तो वो भी अपना पक्ष रख सकें। अब देखें एक चीज़ आप समझे, इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये वोट नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया में कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बहुत बार बन सकता है। तो मान लेते हैं प्रेसिडेंट ने इनको नॉमिनेट किया, और अगली बार जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और यही जब वोट देंगे तो ऑब्वियसली वो उसी प्रेसिडेंट को वोट देंगे, इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म ऑफ लोकसभा इज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। लोकसभा का जो आपका कार्यकाल होता है कितने साल का होता है, 5 साल का। बहुत इजी क्वेश्चन। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, 25 ईयर। कितने साल, 25 ईयर। अब देखो लोकसभा का मतलब क्या होता है, लोकसभा जो पूछा जा रहा है, देखो लोकसभा का मतलब क्या होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, मतलब पीएम की बात हो रही है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है ना, तो पीएम का भी कार्यकाल कितने साल का होगा, 5 साल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी कार्यकाल कितने का होगा, 5 साल। इससे पहले डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन 5 साल का। अगर किसी व्यक्ति को पीएम बनना है तो एटलीस्ट उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल। या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, और मिनिस्ट्री बनना है तो कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो कितना है, 6 ईयर। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, टेन्यूर होता है,
राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है आपका 6 साल। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 35 ईयर चाहिए होता है बेटा, याद रखना। ठीक है, कितना 35 ईयर चाहिए होता है। लोकसभा के लिए 25 ईयर चाहिए होता है। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन विच आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 11 है फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। तो देखो फंडामेंटल ड्यूटीज, पहले तो ये क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी लिखा हुआ है, मतलब ये आप पे बॉन्ड नहीं किया जा सकता है ना, ये ड्यूटी है। तो ये जो है आपका संविधान का अनुच्छेद 51A में है इसके बारे में। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 51A में लिखा हुआ है। और ये जो है हमारे संविधान के पार्ट 4A में है। कितने में है, 4A में। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, ये लिया कहाँ गया से, तो ये लिया गया यूएसएसआर से। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसएसआर कंट्री से लिया गया। अब देखो, अब किसी में अगर लगा हुआ है ए, है ना, इस तरीके से, मतलब ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें आपका क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। लिया किससे गया था, यूएसएसआर। उस समय यूएसएसआर होता था सोवियत संघ। अब तो 1991 में ये टूट गया, रसिया अलग हो गया, उज्बेकिस्तान, उसके बाद यूक्रेन, सारे अलग हो गए। पहले सब मिलकर क्या बोलते थे, यूएसएसआर, वहीं से लिया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये लिया गया है। स्टार्टिंग में जो इसमें ड्यूटी थी वो 10 ड्यूटीज थी। कितनी, स्टार्टिंग में जो इसमें ड्यूटीज थी 10, अभी क्या है, कितनी ड्यूटीज हैं, 11 ड्यूटीज हैं टोटल। ठीक है, याद रखोगे। अब देखो 10 ड्यूटीज 11 ड्यूटीज, अब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये कहां से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। पार्ट 4A और आर्टिकल जो है 51A में, है ना। अब इसमें एक चीज आपको यह बताना है कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कितनी ड्यूटी थी, 10 ड्यूटीज। जब ये लिया गया था, मतलब जब ये 1976 में आया, कब आया, 1976 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd। उस समय कितनी ड्यूटी थी, 10। 11th नंबर की जो ड्यूटी थी, ये जो ऐड हुआ, ये जो आपका ऐड हुआ, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ऐड हुआ। अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो ये ऐड किया गया उसमें क्या चीज़ें ऐड की गई, ये आप ध्यान से देखेंगे। उसमें ऐड किया गया एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन किस एज में, एज 6 to 14। गॉट माई पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बताया, पहले कितनी ड्यूटी थी, 10। 11th जो है ये ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। और इसमें बोला गया कि जो भी बच्चे 6 से 14 साल के हैं, 6 से 14 साल के हैं, उनको आपको फ्री में एजुकेशन देना पड़ेगा, उनको आपको फ्री में एजुकेशन देना पड़ेगा। ये क्या है आपकी, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, ये क्या आपका, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। अच्छा, और भी फंडामेंटल ड्यूटी क्या होते हैं, जैसे हमें अपनी जो नेशनल फ्लैग है उसकी इज्जत करनी चाहिए, नेशनल सॉन्ग जो है उसकी इज्जत करनी चाहिए, हारमोनी जो है हमें बना के रखनी चाहिए। तो ये सब हमारी क्या है, नेशनल ड्यूटी है। ये मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं कि हमें जो है लोगों से झगड़ा नहीं करनी चाहिए, और है ना, हमें सभी धर्मों को अच्छे से पालन करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेशनल ड्यूटी है, इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें आप याद रखोगे कि 1976 में ये जोड़ा गया और यूएसएसआर से आया था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये कौन करेंगे, ये आपके प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, किसको, मुख्य चुनाव आयुक्त को। अगर मैं बात करूं तो अभी जो है ये कौन है, ज्ञानेश कुमार। अभी जो है ये कौन है, ज्ञानेश। और अभी देखो बिहार में इलेक्शन हुए थे, बिहार में अभी क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा नाम में थे। क्या नाम है इनका, ज्ञानेश कुमार। कितने नंबर के ये है 26 नंबर के। कितने नंबर के हैं, 26 नंबर के। अच्छा, इनसे पहले कौन थे, राजीव कुमार। इनसे पहले कौन थे, राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वो 25वें नंबर के थे। ठीक है, ये कितने नंबर के हैं, ये 26 नंबर के हैं। अच्छा, इनका टेन्योर अगर मैं बोलूँ, इनका टेन्योर या टर्म अगर आप देखोगे तो 6 साल का होता है, 6 ईयर या 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए वो इनका टेन्योर होता है 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए, है ना। तो अभी कौन है, ज्ञानेश कुमार
तो कौन नियुक्त करता है? तो बिल्कुल याद रखोगे, इनको नियुक्त जो करता है वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल राइट्स? अभी आपको मैंने बताया फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन में यही था कि फंडामेंटल राइट जो है ये आपका किस में है? पार्ट थर्ड में है। फंडामेंटल राइट जो है पार्ट थर्ड में है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपको फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया। तो याद रखोगे पार्ट थर्ड में 12 से लेकर 35 तक बताया गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच आर्टिकल डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति पे महाभियोग, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ठीक है, तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है ये 61 में लिखा हुआ है। देखिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड एक मैंने बिल्कुल अलग ही वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाना, आपको वीडियोस में राष्ट्रपति से रिलेटेड मिल जाएगा, क्योंकि पॉलिटी से राष्ट्रपति से क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक बताया गया है। ठीक है, वो वाले वीडियो मैंने कंप्लीट बात की, एक बार आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो इम्पीचमेंट जो है, महाभियोग जो है, उसके बारे में आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। किसमें? 61 में लिखा हुआ है। अब देखें, इम्पीचमेंट जो होगा ये किसी भी सदन से हो सकता है, या तो लोकसभा से स्टार्ट हो सकता है या राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जहां से भी स्टार्ट होगा, जैसे लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो वहां 2/3 बहुमत होना चाहिए। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? ये राज्यसभा में जाएगा, वहां 2/3 बहुमत चाहिए। इन दोनों जगह से अगर 2/3 बहुमत मिल गया तो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले बताना होता है। 14 दिन पहले जो है वो बताना होता है कि आप पे महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारे कंट्री में किसी भी प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट या महाभियोग के द्वारा उनको नहीं हटाया गया है ना। ये क्यों लगाया जाएगा? कि प्रेसिडेंट जो है वो कुछ बहुत ही गलत काम कर रहा है, तब संसद के किसी भी सदन से उन पे इम्पीचमेंट वाली चीज़ें लाई जा सकती है। ठीक, तो किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 61 में उन पे महाभियोग के बारे में लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर। तो इसके जो पदेन होते हैं वो उनका वो कौन होते हैं? वो आपके होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखें, राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ये क्या होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष माने जाते हैं, पदेन सभापति माने जाते हैं। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 64 में। कितने? अभी देखो, एक चीज और बेटा समझो, जस्ट आप देखोगे इसमें आर्टिकल 52 से 62 तक के बारे में किसके बारे में लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट के बारे में। और इससे जैसे ही आगे बढ़ोगे तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है। 63 में लिखा हुआ है कि इंडिया में क्या होगा, एक मतलब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में 63 से 69। अगर ऐसे भी याद करोगे तो बिल्कुल। देखो, प्रेसिडेंट के बारे में क्या बताया आपको? 52 से 62। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में 63 से 69। 63 में ये लिखा हुआ है कि इंडिया में क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, 64 में ये लिखा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। मतलब राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। गॉट इट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। देखो, 16 नंबर का क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट? अगर हमें नए स्टेट बनाना है तो ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 3 में। कितने में? आर्टिकल 3 में जो है ये लिखा हुआ है कि न्यू स्टेट का क्या हो सकता है? फॉर्मेशन हो सकता है, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन। और सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ है कि इसमें न्यू स्टेट का फॉर्मेशन होगा, इसके अलावा एक दो चीज़ें और लिखी हुई है कि अगर मुझे दो स्टेट को अलग करना है ना, या फिर डिवाइड करना है स्टेट को, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हो गया, तो वो भी किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 3 के तहत। उसके बाद दो राज्यों को मिला के, है ना, कंबाइन 2 स्टेट, दो राज्य को मिला के, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला के अगर हमें एक राज्य बनाना है, वो भी आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है ना। किसी राज्य का नेम चेंज करना है, नेम चेंज करना है। जैसे पहले आप देखोगे तो पहले जो नाम था वो उत्तराखंड था, मतलब सॉरी, पहले जो नाम था वो उत्तरांचल था, उसका नाम का क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। तो वो सारी चीज़ें जो है आर्टिकल कितने में लिखी हुई है? 3 में लिखी हुई है। ठीक है, तो नए स्टेट को बनाना है, उसकी बाउंड्री कम करना है, दो या दो से अधिक स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाना है, ठीक है, या किसी राज्य का नाम बदलना है, सब कुछ कितने में लिखा हुआ है? आपका आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। बिल्कुल चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन?
कब से फोर्स, कब से लागू हुआ, तो देखो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, बना कब, तो 26 जनवरी 1949 में। ये भी क्वेश्चन जो है अभी संडे को जो एग्जाम हुआ था बच्चों का, वो पूछा गया था कि बन के तैयार कब हुआ। इस पे भी मैं वीडियो अपने चैनल पे बना चुका हूँ, एक शॉर्ट पे मैंने ही अभी 26 नवंबर को ही डाला था कि इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। इसको बनने में कितने समय लगा था, 2 साल 11 महीने, है ना, 18 दिन का समय लगा था। इसमें 64 लाख का खर्च हुआ था। तो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन मतलब 26 नवंबर को, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी को। इस दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे, है ना। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो लाहौर वाला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो 26 जनवरी को ही उन्होंने क्या बोला था कि हम कोई अच्छा सा चीज़ बनाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन में जो आयु है, मतदान की जो आयु है, ये 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से संविधान संशोधन में, जो पहले जो है बच्चे मतलब जो 21 साल के होते थे वही वोट कर सकते थे, लेकिन अभी करंट में देखोगे जो वोटिंग का एज है वो 18 साल है। अगर किसी की एज 18 साल हो गई है तो वो वोट कर सकता है। तो वो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 1988, जो 61वां संविधान संशोधन था 1988, इसमें जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे 14 वर्ष कर दिया जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं जेनजी जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा समझदार भी हो गए हैं, है ना। तो हो सकता है इसकी एज जो है ये और भी कुछ कम हो जाए। अभी तो आप याद रखोगे 18 साल को वयस्क माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। हु कैन डिसॉल्व लोकसभा, अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, वो है प्रेसिडेंट। अब देखो प्रेसिडेंट लोकसभा को जो भंग करते हैं वो किसके ये पे करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पे लोकसभा को क्या कर देते हैं, भंग करते हैं। अब देखें इसमें एक चीज आप ये समझें कि लोकसभा भंग कब होगा, लोकसभा भंग होगा अगर कोई जो पार्टी है लोकसभा में, इनके पास जितनी सीट होनी चाहिए, है ना, उतनी सीट नहीं बची है, तो डी कॉन्फिडेंस मोशन आएगा और उसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, लोकसभा को भंग कर देंगे। कौन, राष्ट्रपति, किसके सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। अगर राज्यसभा को भंग किया जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा को भंग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, कि इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंट मेंबर, परमानेंट। राज्यसभा को जो है कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, सिर्फ भंग किसको कर सकते हैं हम, लोकसभा को। वो करेगा कौन, प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पे वो करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन यूनियन, हेड ऑफ द इंडियन यूनियन, भारत संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आपका, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव हेड, है ना। लेकिन रियल हेड किनको बोला जाएगा, प्रधानमंत्री को। रियल जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं आपके, प्रधानमंत्री। एग्जीक्यूटिव हेड जो होंगे वो आपके कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, मैंने एक प्रेसिडेंट पे तो अलग से वीडियो बना के रखा ही है, एक बार उसको आप लोग देख लीजिएगा, उससे ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्या हो जाएगी, आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंटेन इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया कि टोटल अब रिसेंट कितने हो गए हैं, 11। पहले कितने थे, 10 थे। 11वां जो है ये आपका ऐड किया गया, है ना। इसमें आपको क्या मैंने बताया कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, इनको एजुकेशन प्रदान किया जाना चाहिए, इनको एजुकेशन प्रदान करना चाहिए। तो ये जो ऐड हुआ आपका, ये 2002 में ऐड हुआ, ये अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, तो अभी रिसेंट में कितने हैं, 11। जब बना था तो कितना था आपका, 10 था। आपको बताया ना 86 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में एक और ऐड हुआ। पहले जो थे वो कितने थे, टोटल 10। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी जो रिसेंट में है वो कितने हैं, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मिनिमम एज टू बी
कॉन्सेप्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन, अच्छा इसके बारे में बात कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। गॉट इट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा या कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम कौन करता है, ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। ये भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे, है ना। मतलब जो होम मिनिस्टर बनेंगे, फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, ये सारे जो मिनिस्टर बनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को पहले अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट बनाते हैं कि हाँ इनको होम मिनिस्टर बनाना है, इनको फाइनेंस मिनिस्टर, वो सारी चीज़ें उनकी सलाह पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक, अच्छा कहाँ क्या क्वेश्चन, हाँ तो लोकसभा के लिए कितना 25 और राज्यसभा के लिए 30 याद रखेंगे। राज्यसभा के लिए क्या 30। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज होनी चाहिए 30 ईयर। लोकसभा के लिए जो होनी चाहिए 25 ईयर। राष्ट्रपति बनने के लिए जो एज होनी चाहिए ये होनी चाहिए 35 ईयर, है ना। और उपराष्ट्रपति के लिए भी कितनी 35 ईयर होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी याद रखेंगे कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। ठीक, चलो विच आर्टिकल डील विथ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो याद रखोगे आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 जो है ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित आयोग है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। तो देखो पंचायती राज के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कि पंचायती राज जो है ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से क्या हुआ था, फोर्स में आया था। पहली बार जो ये लागू हुआ आपको बताया 24 अप्रैल 1993 में। ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किस राज्य में, तो राज्य याद रखोगे राजस्थान। राजस्थान में भी एक जगह है नागौर, कहाँ, नागौर। तो पंचायती राज पहली बार इंप्लीमेंट जो हुआ ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, ये आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एवरीवन।